हेलो, वेलकम बैक टू परचम। मैं पूजा आप लोगों को परचम क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का ही एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली फ्रेम होते हैं। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आता है, आप ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। भारत के अंदर जो भी सामाजिक और धार्मिक सुधार हो रहे थे, हमारे बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयाराम सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो सभी लोग भारत में किस तरीके से सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, तो मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि यहाँ पर जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे हैं वो बेसिकली 19th और 20th सेंचुरी में हो रहे हैं। 19th सेंचुरी में जो मुद्दा है वो गर्ल्स के ऊपर है, वुमेन्स के ऊपर है। किस तरीके से वुमेन्स की कंडीशन को अच्छा किया जा सकता है, उनको भी पुरुषों के बराबर इक्वल दर्जा दिया जा सकता है, किस तरीके से इनकी एजुकेशन की बात हो सकती है, सती प्रथा को बंद कर सकते हैं, विडो रीमैरिज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं? 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में जो भी रिफॉर्म हो रहे हैं वो महिलाओं से संबंधित होने वाले हैं। जबकि अगर हम 20th सेंचुरी में बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है जाति व्यवस्था की। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, दलितों या हरिजनों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो उनके वेलफेयर के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है कि उनको मंदिरों में जाने नहीं दे रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़, कुएं, नल उनका उपयोग करने नहीं दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन जो है वो बैन है, किस तरीके से दलितों का उद्धार किया जा सकता है, ये सारे काम 20th सेंचुरी में हो रहे हैं। तो ये जो 19 और 20th सेंचुरी में जो रिफॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जो आगे आते हैं, वो कहते हैं राजा राम मोहन राय। कौन है वो पहले व्यक्ति जो रिफॉर्म करने के लिए भारत में सामने आते हैं? वो है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ से शुरुआत कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा एक चार्टर एक्ट आता है 1813 में। तो चार्टर एक्ट 1813 में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रीवियस जो सेशन था उसमें डिस्कस किया था, तो लोग बहुत कंफ्यूज थे। देखिएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें क्या क्या होता है? पहली चीज़ होती है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होती है, व्यापार करने का जो एक अधिकार है वो ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार, चीन के साथ जो टी का व्यापार होता है वो अभी भी मोनोपोली है किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जबकि चार्टर एक्ट 1833 जब आता है तो चीन के साथ चाय के व्यापार की मोनोपोली को भी खत्म कर दिया जाता है। तो पूरी की पूरी मोनोपोली 1833 से खत्म हुई है। 1813 में भी जो है वो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म हुई थी, लेकिन एक्सेप्ट चाइना और टी। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 में जो है ईसाई मिशनरीज को परमिशन मिल जाती है कि वो भारत आए और भारत आके अपने धर्म का प्रचार करें। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तित किया जाएगा या हम जानते हैं कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सही नहीं होती हैं, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। अगर आप उनमें इंटरफेरेंस करते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे कि सती प्रथा एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई तो सभी लोग उनके अगेंस्ट हो गए। इनफैक्ट यहाँ तक हुआ कि राजा राम मोहन राय को उनके घर से निकाल दिया गया। तो देखिए, जब कोई भी ऐसी चीज़ होती है, जब किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई जाती है, जैसे कि आप राम मंदिर का केस देख लीजिए, बाबरी मस्जिद का केस देख लीजिए, तो हमेशा ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को जब परमिशन मिली कि वो भारत आए, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करें, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करें, महिलाओं की शिक्षाओं की बात होने लगी है। पहले महिलाएं स्कूल कॉलेज नहीं जाया करती थी और ये लोग जो है अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिसके कारण भारत में ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म होने लगे हैं। तो मेन जो रीज़न या ओरिजिन माना जाता है रिफॉर्म्स का, वो चार्टर एक्ट 1813 माना जाता है। तो सबसे पहले जो रिफॉर्मर आते हैं वो राजा राम मोहन राय आते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, पत्रकारिता का जनक भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले समाज सुधारक यही है जो भारत में सामने आते हैं। तो ये जो है राजा राम मोहन राय, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया? इन्होंने उस समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को बंद करने का काम किया था। एक्चुअली हुआ ये था कि जो राजा राम मोहन राय की भाई थे, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी भाभी को सती होने के लिए कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय इस बात को अपोज करते हैं कि नहीं,
ऐसा नहीं होगा तो वो अपनी भाभी को सती नहीं होने देते, तो वो पूरे समाज के अगेंस्ट चले गए, जिसके कारण उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो राजा राम मोहन राय है, इनका एक्चुअल नाम जो था वो राम मोहन राय था। ये राजा जो है वो उनका टाइटल है, और ये राजा टाइटल उनको अकबर सेकेंड ने दिया था। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो देखिए कहानी कैसे शुरू होती। तो राजा राम मोहन राय ने कई सारे काम किए। तो पहला तो इनका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां हैं, जो भी रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स विचारधारा हैं, उनको खत्म करना इनका प्राइमरी कंसर्न था। इन्होंने ऐसा नहीं कि किसी धर्म का विरोध किया, इन्होंने सारे धर्मों में जो भी अच्छी अच्छी बातें थी, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, सभी धर्मों की अच्छी बातों को अडॉप्ट करके लोगों को पहुंचाने का काम किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि सभी जो ईश्वर है सभी एक है, मतलब एकेश्वरवाद को इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने कहा कि सभी धर्म एक से हैं, सभी भगवान एक से हैं, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया और ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा, एकेश्वरवाद को ये फॉलो करते थे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कास्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की। पॉलीगैमी मतलब उस समय बहु विवाह चला करते थे, मतलब एक हस्बैंड की कई सारी पत्नियां हुआ करती थी, तो पॉलीगैमी को खत्म करने का काम इन्होंने किया। सती प्रथा को खत्म करने का काम किया। साथ ही साथ विडो रीमैरिज के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। तो किस तरीके से इन्होंने काम करना शुरू किया ज़रा हम देख लेते हैं एक बार। तो ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बेसिकली इनका जन्म जो है वो 22 मई 1772 में होता है, राधानगर में, बंगाल में। तो बंगाल में समाज सुधारक करने का सबसे पहले काम किसने किया है, राजा राम मोहन राय ने किया है। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जो अपना फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था वो क्या था, तुफ़त उल मुहावदीन। ठीक है, ये 1803 में इन्होंने पब्लिश किया था, जिसमें हिंदू बिलीफ जो थे उसमें जो भी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उनको खत्म करने का उनका उद्देश्य था। उनका ये कहना था कि मुझे एकेश्वरवाद को प्रमोट करना है कि सभी धर्म एक से हैं। इसके लिए इन्होंने आत्मीय सभा भी बनाई। तो 1815 में 1815 में आत्मीय सभा भी बनाई। किसने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आत्मीय सभा बनाने के बाद इन्होंने कई सारे काम किए। कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में बनाया। साथ ही साथ इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। तो ब्रह्म सभा कब बनी, 1828 में बनी। इसी ब्रह्म सभा को बाद में आप ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे कि राजा राम मोहन राय है। एमपीपीएससी का जो अभी पेपर था 25 जुलाई को, उसमें यहाँ ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन्होंने प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों को पढ़ने पर केंद्र किया। इन्होंने धार्मिक जो पाखंड थे, जो रिचुअल्स थे जो सही नहीं थे, उनको बंद करने के लिए बातें की। ठीक है ना, सभी धर्मों पे विश्वास करने को कहा। ब्रह्म समाज के जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो देखिएगा होता क्या है, जो आपके ब्रह्म समाज के फाउंडर है राजा राम मोहन राय, ये कहाँ जाते हैं, लंदन भेजा जाता है। अकबर सेकंड ने इनको लंदन भेजा है। और जब ये लंदन जाते हैं तो लंदन में ही इनकी 1833 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ब्रिटेन में इनकी डेथ हो जाती है। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो दो इम्पॉर्टेंट लीडर हैं यहाँ पर, एक है केशव चंद्र सेन और दूसरे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके जो आइडियोलॉजी है उसमें डिफरेंस क्रिएट होते हैं और ब्रह्म समाज का स्प्लिट हो जाता है। तो ब्रह्म समाज का स्प्लिट कब होता है, 1866 में होता है। ब्रह्म समाज टूट जाती है दो टुकड़ों में। एक होती है ओरिजिनल ब्रह्म समाज जिसको फॉलो करते हैं केशव चंद्र सेन, और दूसरी बनाते हैं आदि ब्रह्म समाज। और आदि ब्रह्म समाज कौन बनाता है, देवेंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं। अब देखिए जो केशव चंद्र सेन की समाज है, जिसको हम ब्रह्म समाज, ओरिजिनल ब्रह्म समाज है, इन लोग एक ब्रह्म समाज मैरिज एक्ट को पब्लिश करते हैं 1872 में। जो केशव चंद्र सेन होते हैं वो ब्रह्म समाज मैरिज एक्ट को पब्लिश करते हैं, जिसमें लिखा रहता है कि फीमेल के लिए मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए और मेल के लिए शादी करने की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है। अब लीडर की बात सब मानेंगे और लीडर ने जो घोषणा की है वो खुद भी फॉलो करेगा, लेकिन केशव चंद्र सेन अपनी बेटी की शादी 12 साल में करा देते हैं। एक तो आप एक्ट पास कर रहे हो और अपनी बेटी की शादी आपने जल्दी करा दी। तो यहाँ पर जो है लोगों की विचारधाराओं में फिर से डिफरेंस क्रिएट होता है और ब्रह्म समाज वापस से टूट जाता है और क्या बन जाता है, साधारण ब्रह्म समाज। तो दो बार आपको ब्रह्म समाज के स्प्लिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार आदि ब्रह्म समाज बनता है और ब्रह्म समाज ओरिजिनल है, उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज भी स्प्लिट हो जाता है।
अब राजा राम मोहन राय ने एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म किए, तो सबसे पहले इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज खोला। ये वेस्टर्न जो एजुकेशन है, जो साइंस एजुकेशन है, उसको भी प्रमोट करते थे। साथ ही साथ 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज की स्थापना की। तो हिंदू कॉलेज 1817 में और वेदांता कॉलेज 1825 में खोला गया। अब प्रेस की फ्रीडम पे भी इन्होंने काफ़ी सारे काम किए। तो प्रेस की फ्रीडम को इन्होंने सपोर्ट किया और लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी उसको हटाने का काम किया और 3 जर्नल इन्होंने पब्लिश किए। पहला मैगजीन कौन सा था, तो इनका पहला मैगजीन है ब्रह्ममणिकल मैगजीन, जो कि 1871 में आई। फिर बंगाली भाषा में एक वीकली न्यूज़ पेपर या मैगजीन पब्लिश की जिसका नाम क्या है, सम्मद कोमदी, 1821 में। और पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने मिरात उल अकबर करके न्यूज़पेपर को पब्लिश किया। तो इस तरीके से 3 जर्नल भी राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश हुए। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, आपकी ब्रह्म समाज के बारे में। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय वॉज बोर्न इन अ वेल टू डू फैमिली इन अ बंगाल प्रोबली इन 1772। इनका जन्म बंगाल में होता है, राधानगर में होता है, 1772 में होता है। सेकेंड है, इनकी मृत्यु 1833 में भारत में होती है। थर्ड स्टेटमेंट है, इनको राजा का टाइटल मुगल एम्परर के द्वारा दिया गया था और इनके जो न्यूज़पेपर का नाम था वो सम्मद कौमुदी था। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भारत में नहीं हुई थी। जब ये लंदन गए हुए थे तो लंदन में, ब्रिटेन में, यूके में इनकी डेथ हुई थी। क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, एमसीक्यू लग रहा है फ़ायदेमंद है तो लिंक को शेयर करेंगे और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो परचम की वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज नॉट एसोसिएटेड विद द ब्रह्म समाज। इनमें से कौन है जो ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या आत्माराम पंडरंग। तो देखिए आपको मैंने बताया देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय ये सभी लोग ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, लेकिन आत्माराम पंडरंग जो है ये भी एक रिफॉर्मर है, लेकिन इनका संबंध महाराष्ट्र से है और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो आत्माराम पंडरंग ने क्या किया, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की, महाराष्ट्र में की। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज ब्रह्म समाज स्प्लिट। ब्रह्म समाज का विभाजन कब होता है, तो 1866, 1826, 1843 या 1857। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1866 में ब्रह्म समाज टूट जाती है। एक होती है ब्रह्म समाज और दूसरी हो जाती है आदि ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What was the greatest contribution of ईश्वर चंद्र विद्यासागर in the social reform in India? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या रोल रहा है। इन्होंने विडो रीमैरिज और गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान दिया, इन्होंने सती प्रथा को बंद करने का काम किया, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, या फिर 100 से ज़्यादा गांवों को रिलोकेट किया आंध्र प्रदेश टू बंगाल फॉर बेटर लाइफ। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक रिफॉर्मर है, इन्होंने भी रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म की और इनका सबसे बड़ा जो योगदान है वो विडो रीमैरिज पर है। इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था और ये इन्होंने किया गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की सहायता से। तो लॉर्ड कैनिंग की सहायता से ईश्वर विद्यासागर ने गर्ल्स एजुकेशन और विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया था। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम प्रार्थना समाज के बारे में। जैसे कि ब्रह्म समाज है बंगाल में चल रही है, वैसे ही प्रार्थना समाज कहाँ शुरू होती है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो भी रूढ़िवादी विचारधारा है, जो भी धर्म को गलत तरीके से ले रहे हैं, तो धार्मिक सुधारों के लिए महाराष्ट्र में जो समाज बन रही है वो प्रार्थना समाज है। 1867 में ये समाज बनती है और इसके फाउंडर कौन है, आत्माराम पंडरंग है। आत्माराम पंडरंग के साथ साथ फिर जो महादेव रनाडे हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं। बेसिकली इनको जो प्रार्थना समाज खोलने की जो प्रेरणा मिलती है वो किससे मिलती है, केशव चंद्र सेन से आत्माराम पंडरंग को प्रेरणा मिलती है और उसके बाद प्रार्थना समाज को वो महाराष्ट्र में ओपन करते हैं। ये भी एकेश्वरवाद को प्रमोट करते हैं, मतलब सभी धर्म एक हैं और एक भगवान की पूजा करना चाहिए। ये छुआछूत का विरोध करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, दलितों पे ध्यान देते हैं और विडो रीमैरिज पे इनका भी ध्यान जाता है। अब ये जो समाज है
यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी लोग भी प्रार्थना समाज से इंस्पायर होते हैं और प्रार्थना समाज को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो 1884 में दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी प्रार्थना समाज के द्वारा की जाती है और बेसिकली ये काम करते हैं रनाडे। रनाडे जी जो हैं इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और ये रनाडे वही व्यक्ति हैं जो आगे जाके गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु होते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो महात्मा गांधी जी के गुरु हैं। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। अब रनाडे की जब मृत्यु हो जाती है 1901 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो इस प्रार्थना समाज से अलग हो जाते हैं और 1905 में जब बंगाल का स्प्लिट चल रहा होता है तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ये इनके गुरु कौन थे? तो रनाडे जी थे, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हमने ब्रह्म समाज समझ लिया और प्रार्थना समाज समझ लिया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लिए। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेबलाइज द तत्वबोधिनी सभा इन 1839 एट द कलकत्ता। तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में किसने बनाई? जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई उन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका को भी पब्लिश किया था और ये वही व्यक्ति हैं जो कि ब्रह्म समाज से संबंधित है। उनका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में बनाई गई थी और इनके द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका को भी पब्लिश किया गया था। अब इनमें से कौन सा पेयर सही है ये आपको बताना है। यहाँ पे सतीबेन 1830, शारदा एक्ट 1939, स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इनमें से कौन सा एक्ट सही है? तो आपको पता है सती तो 1828 की घटना है ये। ठीक है, शारदा एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये 1929 में आया था। शारदा एक्ट को ही आज भी हम फॉलो करते हैं, ये मैरिज से रिलेटेड है। यहाँ पर लड़कों की जो उम्र है वो 21 ईयर और फीमेल की जो एज है वो 18 ईयर अभी रखी गई है शादी करने के लिए। अभी जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि गर्ल्स एजुकेशन होते हुए भी 21 साल की तो लड़कियाँ हो ही जाती हैं, तो 18 साल से 21 साल गर्ल्स के लिए भी अभी बात हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला आया नहीं है। तो शारदा एक्ट जो है वो 1929 में आया था, जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो 1956 का एक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन इनका जो हेड ऑफिस था वो लाहौर में था, क्योंकि 2 साल बाद 1877 में लाहौर में इन्होंने आर्य समाज का हेड ऑफिस बनाया। तो याद रखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत की थी और इसका हेड ऑफिस कहाँ था? लाहौर में। इनका ओरिजिनल नाम पूछा जा रहा है, तो सही इनका ओरिजिनल नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर। तो मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंडिया वॉज नोन एज द लोखितवड़ी। लोखितवड़ी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख को लोखितवड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अच्छा, अभी ऐसा तो है नहीं कि हिंदू धर्म में कुछ कमियां हैं, तो क्या मुस्लिम धर्म में भी नहीं है? तो मुस्लिम धर्म की कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है कुछ मूवमेंट स्टार्ट किए गए। ये मूवमेंट किसने शुरू किए थे? तो सर सैयद अहमद खान ने मूवमेंट शुरू किए थे और इसी को अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा ही जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following reform movement was the first to be started in the 19th century? 19th century में स्टार्ट होने वाला सबसे पहला मूवमेंट कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? तो प्रार्थना समाज शुरू किया था आत्माराम पंडुरंग ने, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी का है और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है। और स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। ठीक है, जबकि दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मैंने आपको बता दिया है, मूल शंकर था। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में पहला जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो कौन सा था? ब्रह्म समाज था 1828 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ वॉज फाउंडेड बाय।
तो अलीगढ़ में जो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली या फिर सर सैयद अहमद खां। आपका जो भी आंसर है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे मीडिवल हिस्ट्री की, मतलब हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे अगली क्लास से। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।